नमस्कार मित्रों। आज मैं बिहार की राजनीति पर बात करना चाह रहे हैं आप सभी से। वैसे तो भारत की राजनीति ही विवाद के केंद्र में है, बहस के केंद्र में है, लेकिन चूंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं, चुनाव की तैयारी चल रही है, तो मुझे लगता है कि बिहार पर बातचीत होनी चाहिए आपसे। पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन बिहार की जनता अमृत महोत्सव कैसे मनाए? आज़ादी के 75 वर्ष होने के बावजूद बिहार की जनता वैसे ही धूल मिट्टी में संघर्ष कर रही है, बाढ़ सूखा से लड़ रही है। आज तक बिहार में कायदे से कोई जनता के पक्ष में काम नहीं हो पाया। आप देख सकते हैं कि पटना को छोड़ करके पूरे बिहार में एक भी ऐसा शहर नहीं है जहां आप जा करके कायदे से कोई काम कर सके, पढ़ाई लिखाई कर सके। इस राज्य के नौजवान जितने भी शहर हैं पटना को छोड़ करके, वो सभी C-D ग्रेड के शहर हैं। वो भागलपुर हो, मुजफ्फरपुर हो, समस्तीपुर हो, गया हो, बक्सर हो, आरा हो, इन शहरों का क्या स्तर है आप सब जानते हैं। यानी 75 वर्षों में कुछ काम नहीं हुए, एक भी कायदे का मेट्रो शहर नहीं बन पाया जहां सुख सुविधा हो, पढ़ने लिखने के साधन हो, लोगों के जीवन स्तर ठीक ठाक हो। ये विडंबना है। लेकिन अब चुनाव है तो लोगों को चुनाव में भाग लेने पड़ेंगे। अब टिकट के बंटवारे की स्थिति चल रही है, गठबंधन की राजनीति है, लोग एक दूसरे से रूठे हुए हैं, उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो रही है। छोट भाई ये नेता, राज्य स्तर के नेता आपस में निकलकर जिस ढंग से एक दूसरे को स्टेटमेंट दे रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं, उनके पीछे मीडिया कर्मी माइक लेकर के भाग रहे हैं, कैमरा लेकर के भाग रहे हैं, और बिहार की निरीह जनता उनको देख रही है और इसी में उलझी हुई है। अलग से कुछ न उनसे मांग करने की स्थिति में है, न उनसे कहने की स्थिति में है। ये जो निचले स्तर की टुच्ची किस्म की राजनीति चल रही है, उसी में वो भी उलझी हुई है, व्यस्त है, उसे आगे सोच नहीं पा रही है। इसी ढंग का माहौल ही बनाया गया है। श्री बाबू के बाद अगर ईमानदारी पूर्वक बात की जाए तो श्री बाबू के बाद कायदे से कोई बिहार को सीएम मिला नहीं काम करने वाला। नीतीश कुमार से उम्मीदें थीं और नीतीश कुमार ने अपने बल पर कुछ अच्छे काम किए, बिहार की छवि सुधरी। लेकिन नीतीश कुमार की भी अपनी सीमाएं हैं। जो माहौल है, जो स्थितियां हैं, उसी में उनको काम करने हैं। इसके पहले बिहार की जनता ने बहुत अधिकार दिए, बहुत पावर दिए लालू प्रसाद को, लेकिन लालू प्रसाद जी ने भी समाजवादी होते हुए जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। 15 वर्षों तक जब पूरे देश में लिबरलाइजेशन के तहत सभी राज्य विकास कर रहे थे, उस समय बिहार में कुछ नहीं हो पाया। इतने मजबूत, इतने लोकप्रिय नेता थे लालू प्रसाद जी कि चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन कुछ नहीं हो पाया उनसे। उसी लालू प्रसाद के नेतृत्व में जो बिहार के वामपंथी दल हैं, उन्हीं के नेतृत्व में क्रांति की उम्मीद कर रही थी। जबकि वो जो पूरा दौर है, उस दौर में बिहार कई तरह की समस्याओं से जूझने लगा था।
क्रांति के नाम पर जातीय संघर्ष हो रहे थे, जातीय सेनाएं बन रही थी। किसी तरह से बिहार उस दौर से बाहर निकला, जूझते हुए, लहूलुहान होकर के। नीतीश कुमार के आने के बाद स्थितियां सुधरी और मेरा मानना है कि नीतीश कुमार बिहार की अंतिम उम्मीद है। अब जैसे कि सूचनाएं आ रही हैं कि वो अस्वस्थ भी हैं, ईश्वर न करे कि ऐसा हो, अगर ये है तो बहुत शुभ समाचार नहीं है। कांग्रेसियों ने की भूमिका भी बड़ी नकारात्मक रही, बल्कि उपेक्षा की दृष्टि, उपेक्षा का भाव रहा बिहार के प्रति, बिहार की जनता के प्रति। तो इसलिए पूरी जो स्थिति है बड़ी निराशाजनक है। मुझे याद है बिहार की राजनीति पर हरिशंकर प्रसाई का एक व्यंग है, हम बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। आप लोगों ने उस व्यंग को पढ़ा होगा, व्यंग्यात्मक कहानी है और बड़ी चर्चित कहानी है। उस कहानी के माध्यम से बिहार की स्थिति को हरिशंकर प्रसाई ने बहुत कायदे से, बहुत अच्छे ढंग से व्यक्त किया है, यहाँ की स्थितियों की, विडंबनापूर्ण स्थितियों की। हरिशंकर प्रसाई मध्यावधि चुनाव लड़ने के लिए बिहार आते हैं उस व्यंग कथा में, और वो कहते हैं कि अब मेरा नाम बदल गया है, अब मैं बाबू हरिशंकर नारायण प्रसाद सिंह मेरा नाम है, क्योंकि बिहार में राजनीति करने के लिए आपकी जात स्पष्ट होनी चाहिए, तब आपको टिकट भी मिलेंगे और वोट भी मिलेंगे, तब जनता आपकी बात सुनेगी। ये उस समय भी यही स्थिति थी, आज भी यही स्थिति है। हरिशंकर प्रसाई चुनाव प्रचार के दौरान उनकी मुलाकात भगवान श्री कृष्ण से होती है। भगवान श्री कृष्ण भी बिहार में चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। हरिशंकर प्रसाई कहते हैं, पहचान जाते हैं कि आप तो भगवान श्री कृष्ण हैं। कृष्ण कहते हैं कि मैं हूं तो भगवान ही, किंतु मेरा नाम बदल गया है, मैं बाबू कृष्ण नारायण प्रसाद सिंह हूं। हरिशंकर प्रसाई मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि आपका कैसे आगमन हुआ? तो उन्होंने, कृष्ण कहते हैं कि जनता की आवाज़ सुन करके मैं आया हूँ। हरिशंकर प्रसाई करते हैं कि जनता ने आपको नहीं बुलाया होगा, वो कृष्ण वल्लभ सहाय को जनता बुलाई होगी, दिल्ली के तक आवाज़ जाए और उनको टिकट मिले, किंतु चले आए आप। कहीं ऐसा तो नहीं कि राम सेवक यादव ने आपको बुलाया हो, यादवों के वोट संशेषा को देने के लिए। बहरहाल कथा उसमें आगे बढ़ती है और कृष्ण प्रचार के लिए जनता के बीच जाते हैं, लेकिन इसी बीच में हरिशंकर प्रसाई पूछते हैं कि आपकी योजना क्या है, आपके कार्यक्रम क्या है? कृष्ण कहते हैं कि हमारे 3 ही कार्यक्रम है, त्रिसूत्री कार्यक्रम है, साधुओं का उद्धार, दुष्टों का नाश और धर्म की संस्थापना। हरिशंकर प्रसाई पूछते हैं कि कोई आर्थिक कार्यक्रम आपके पास? तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई आर्थिक कार्यक्रम नहीं है, केवल त्रिसूत्री कार्यक्रम है। दोनों चलते हैं प्रचार करने के लिए, राजनीति की चर्चा करने वाले लोगों के बीच जाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि मैं चुनाव लड़ने आया हूँ। लोग कहते हैं कि हाँ, आप देवता हैं, भगवान हैं, आपकी आरती होती है, आपकी प्रार्थना होती है, आप चुनाव लड़िए। आप नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? लेकिन आप तो यादव होंगे। कृष्ण ने कहा कि नहीं, मैं यादव नहीं हूँ, मैं भगवान हूँ। तो लोग कहते हैं कि आप बिहार में राजनीति करने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए कोई जात में होना बहुत ज़रूरी है, वोट को आपको कोई नहीं देगा। कृष्ण हरिशंकर प्रसाई से कहते हैं कि चलो, ये लोग उतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, हम लोग पढ़े लिखे लोगों के बीच चलते हैं। तो वो विश्वविद्यालय में आते हैं, एक प्रोफेसर से भेंट होती है, राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर से, और वो कहते हैं कि हम चुनाव लड़ने आए हैं, आप हमारा समर्थन कीजिए। तो वो प्रोफेसर कहता है कि मैं कायस्थ हूँ, मैं कायस्थ को ही वोट दे सकता हूँ, आप तो यादव हैं।
लेकिन कृष्ण कहते हैं कि आप इतने पढ़े लिखे होकर भी इतने संकीर्ण सोच के क्यों हैं? तो कहता है प्रोफेसर कि विद्या से ज्ञान होता है और ज्ञान से अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, और विद्या अध्ययन के बाद ही मुझे लगा कि मैं कायस्थ हूँ और मुझे कायस्थ का ही समर्थन करना चाहिए। और इसी के साथ वो व्यंग कथा समाप्त होती है। तो इस तरह से हरिशंकर प्रसाई ने भी बिहार के जो राजनीति है, बिहार की जो चुनावी राजनीति है, उसको लेकर के उस समय भी चिंतित थे, और वही स्थिति लगभग आज भी है। ये अब जैसे एक नए सज्जन आए, प्रशांत किशोर की मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ। बड़ी उम्मीद थी, हमें लग रहा था कि ये दोनों गठबंधन के बीच में राजद और जदयू और बीजेपी और कांग्रेस के बीच में एक जगह है, जनता चाह रही है कि विकल्प। तो प्रशांत किशोर जो आए तो उम्मीद थी, और बहुत कठिन सवाल पूछ रहे थे नेताओं के संबंध में, और यही कठिन सवाल पूछने चाहिए। ये कठिन सवाल हर बुद्धिजीवी को नेताओं से पूछने चाहिए, पत्रकारों को पूछने चाहिए, लेकिन न पत्रकार पूछ रहे थे, न बुद्धिजीवी पूछ रहे थे। जो सत्ता में बैठे जो नेता हैं, विपक्ष में बैठे जो नेता हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने बड़े कठिन सवाल पूछे, इसीलिए जनता उनको सुन रही थी, बड़ी उम्मीद है उनसे। लेकिन अभी आज सूचना मिली कि वो चुनाव लड़ेंगे ही नहीं। भाई, आप राजनीति में आए हैं, इतनी उम्मीद के साथ जनता आपको सुन रही है, आपके पीछे दौड़ रही है, आप चुनाव नहीं लड़ेंगे तो आप करेंगे क्या? आप गांधी तो हैं नहीं। आप परिवर्तन चाहते हैं तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आप जनता के बीच आना पड़ेगा, आपको समर्थन मांगना पड़ेगा। हो सकता है कि आप हार जाए, वो अलग बात है। लेकिन इस तरह से जितने लोग भारतीय राजनीति में आए, अरविंद केजरीवाल जी को ले लीजिए। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव लड़ा और वहां के पूर्व सीएम को हराया, दिल्ली की। तो इसलिए इनसे उम्मीद थी। लेकिन जिस ढंग से ये निर्णय ले रहे हैं चुनाव नहीं लड़ने का, हो सकता है इनका पार्टी का अपना निजी निर्णय है, उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं मैं नहीं जानता। लेकिन उससे गलत मैसेज जनता के बीच जाएगा। राजनीति में ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे आप, उम्मीद जगा कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको चुनाव लड़ने पड़ेंगे। जो भी भारतीय राजनीति में कोई करना चाहता है, कोई परिवर्तन लाना चाहता है, आप संगठन क्यों बनाए? इसलिए कई तरह के सवाल थे, और बिहार की राजनीति पर हम आगे भी इस पर बातचीत करते रहेंगे। लेकिन ये कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे विचार थे जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा था। आपने हमें सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।